सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। अक्सर कभी मेरे गांव में शादी होती, सब गांव वालों का ध्यान मुझ पर ही चला जाता था। हर शादी पर लोग मेरे बारे में बातें करते, न जाने रमेश भाई की शादी कब होगी। वे लोग आपस में बातें करते, पता नहीं रमेश ठाकुर क्यों नहीं कर रहे शादी। ऐसा लगता है कोई समस्या हो या किसी ने उनको धोखा दे दिया हो। इस तरह के फालतू बातें मेरे कानों में पड़ती थी, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देता था। गांव का ठाकुर होने के नाते सब मुझसे डरते थे, इसलिए कोई मेरे मुंह पर ये सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था मैंने शादी क्यों नहीं की। लेकिन ये सब के दिमागों पर सवाल हर टाइम उबलता रहता था, क्योंकि मेरी उम्र अब 45 साल की हो चुकी थी। इस उम्र में हमारे गांव में लोगों के जवान बच्चे होने लगे थे। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा रहे वह इस समस्या को खुद ही संभालते रहे। मैं यूं भी गांव में कम ही आता था और ज़्यादातर मैं शहर में ही रहता था। मेरे माँ बाप को सबको ये कहकर चुप करवा देते थे कि हमारा बेटा शहर में पढ़ रहा है, जब वह पूरी पढ़ाई करके वापस आएगा तभी उसकी शादी करेंगे। मेरा इरादा तो कभी वापस आने का था ही नहीं, लेकिन अचानक माँ बाप की मृत्यु के बाद मुझे गांव जाकर जमींदारी संभालनी पड़ी थी। शुरू शुरू में तो सब खानदान वाले मेरे पीछे पड़े रहते थे, शादी कर लो, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी चाहिए, शादी करो, बच्चे पैदा करो। मगर उसमें से कोई मेरा असली राज नहीं जानता था कि मैं एक नामर्द हूँ। जानता तो मैं भी नहीं था, मुझे भी कुछ साल पहले ही पता चला था। मेरे माँ बाप ने मुझ समेत सबसे ये बात छुपाई थी कि मैं एक पूरा आदमी नहीं हूँ, मुझे पैदाइशी से ही ये कमी था। मेरे बड़े होने पर डॉक्टर ने मेरे माँ बाप को साफ कह दिया था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकूँगा। मेरे माँ बाप ने भी किसी को मेरा राज नहीं खोलने दिया, यहाँ तक कि जब तक मैं समझदार नहीं हो गया मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। जब मुझे अपने कमी के बारे में पता चला तो मैं बहुत ही दुखी हुआ था और ये फैसला कर लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लोगों में अपना मजाक उड़वाना नहीं चाहता था। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि सब लोग मुझ पर ताने कसने लगे हैं, मेरे माँ बाप के मरने के बाद तो सब हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए थे। मैं सबको मना करते और बहाने करते नहीं थकता था, इसलिए अब कोई मेरी शादी की बात करता तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता था। उसकी वजह से लोगों ने अब मेरे मुंह पर यह बात करनी छोड़ दी, मगर पीछे पीछे बड़े ठहाके लगते थे और मेरे बारे में बहुत अपशब्द निकाले जाते थे। मैं कोई आम इंसान होता तो शायद लोग मेरी इतनी परवाह नहीं करते, मगर मैं गांव का ठाकुर था, आने वाली नस्लों का अमीर आदमी था, सबकी नज़रें मुझ पर ही थी। एक बार ऐसा हुआ कि आसपास के सभी गांव के ठाकुर की एक जमींदार के बेटे की शादी में मेरी सबसे परिचय हुई। जब उन सब के पास आकर बैठा तो उसकी नज़रें मुझ पर पड़ गईं। एक ठाकुर कहने लगा, उसने तो कसम खाई है कि शादी ही नहीं करेगा। दूसरा आदमी कहने लगा, तुम यही देख लो कि हम सब के बच्चे अब जवान होने लगे हैं और तुम खुद को अभी तक नन्हे मुन्ने बच्चे ही समझ रहे हो। 45 साल के अधेड़ उम्र में पहुंच गए हो, अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे शादी। यहाँ बैठा मेरा साथ वाला ठाकुर भी बैठा हुआ था। उसने मेरा मजाक बनाने वाले अंदाज में कहा, साहब कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ कोई और समस्या है जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर रहे हैं। ये सब सुनते ही मेरा पारा हाई हो गया था। मैंने उसको पीटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किलों से लोगों ने छुड़वाया। मैंने गुस्से से अपने घर आ गया। मैं आए रोज इस तमाशे से बहुत तंग आ चुका था। मैं चाहता था कि लोगों की जुबानें किस तरह से बंद हो जाए, मगर उसका कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था। शादी हो जाती, मगर मैं शादी नहीं कर सकता था। अगर मैं अपनी पत्नी को संतान सुख नहीं दे पाऊंगा तो वो मुझे छोड़ जाती या फिर जमाने भर में मेरा मजाक बना देगी। मेरा दिल इसी वजह से डर से कांपने लगा था और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे बारे में बातें करना भी छोड़ दें। एक दिन मुझे दिल में अपने ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसमें कोई ना कोई नुक्स हो। जब उसको मेरी हकीकत के बारे में पता चलेगा तो शायद समझौता कर लेगी। मैंने एक बहुत गरीब और अंधी लड़की से शादी कर ली। घर उसके रिश्ता भिजवाया। पूरे गांव में धूम मच गई और हर तरफ मेरी शादी की बातें करने लगे। सब लोग ही मेरे बारे में चर्चा करने लगे और मेरी तारीफ़ें और गांव में होने लगी। रमेश ठाकुर इतना अमीर होने के बावजूद भी उसने एक अंधी लड़की से शादी का फैसला किया है। मैंने अब शादी तो कर ली थी, मगर मैं शादी की पहली रात अपने कमरे में जाने से बहुत ज़्यादा ही हिचकिचा रहा था। मुझे अचानक डर लगने लगा था।
अगर उस लड़की ने मेरी हकीकत सबको बता दी तो मैं सिर्फ एक नामर्द हूँ, फिर मेरी गांव भर में क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे अपने कमरे में नहीं जाना था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मेरी पत्नी भी खुश हो जाती और मेरा राज राज ही रह जाता। उस रात मैंने अपने आंगन में किसी का साया देखा तो मैं चौंक गया। आवाज़ देकर उसे बुलाया तो मेरा रामू नौकर था। वह बहुत वफादार नौकर था, कई सालों से मेरे घर में काम कर रहा था। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक राक्षसी आइडिया आया, मगर मेरा प्लान घटिया और बहुत ही गलत था। मगर फिर भी मुझे उसे करना पड़ा था, क्योंकि दुनिया के सामने मेरा राज खुल ना जाए। मैं अपने नौकर रामू को अपनी सारी हकीकत बता दी और उससे भीख मांगी कि मेरी जगह मेरे कमरे में तुम चले जाओ। पहले तो वह सुन होकर मेरी बातें सुनने लगा, मुझे मना करते हुए कहने लगा, मालिक मैं आपकी पत्नी के साथ कमरे में कैसे? नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप तो मेरे मालिक हो और आपकी पत्नी मेरी मालकिन है, तो ऐसे कैसे आपकी इज्जत को छू सकता हूँ? मैंने अपने रामू नौकर को डांटते हुए कहा, करना ही होगा। मैं तुम्हारा मालिक तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी पत्नी की इज्जत खराब करने का फैसला कर लिया था और अपने नौकर को जबरदस्ती मैं अपने पत्नी के पास कमरे में भेज दिया। वह बेचारा तो नहीं जाना चाहता था, मगर मैंने ही उसे मजबूर किया। मेरे कमरे में जाने से पहले उसने एक अजीब हरकत की। वह कहने लगा कि मैं बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट के बाद जब उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में एक रस्सी थी। वह रस्सी लेकर कमरे में चला गया। उस टाइम मैंने उससे नहीं पूछा कि उस रस्सी से तुम्हें क्या काम है, लेकिन सुबह जब वो कमरे से बाहर निकला तो भी उसके हाथ में वही रस्सी थी। मैंने फिर भी उससे नहीं पूछा और मैं अपने कमरे में चला गया। मेरी पत्नी अंधी जरूर थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि गरीब घर से थी, इसलिए अब तक उससे अंधे होने की वजह से उसकी कहीं शादी भी नहीं हो पाई थी। वह अब रमेश ठाकुर की पत्नी बन चुकी थी। मैंने उससे काफ़ी देर तक बातचीत की और मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि उसे बिल्कुल भी खबर नहीं हुई कि रात को उसके कमरे में कौन आया था। मैं नहीं, बल्कि कोई और था। हालांकि मैं बहुत डरा हुआ था, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मगर भगवान की कृपा थी, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो अगले दिन भी मैंने रामू को ही अपनी जगह अपने कमरे में भेज दिया। मेरी पत्नी उस शादी से बहुत खुश थी। मुझे कहती थी कि अब बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से हमारा कोई ना कोई औलाद हो जाए और मैं आपको आपका वारिस दे सकूं। रोज रात को यही तमाशा होता। मैं अपने नौकर को कमरे में भेज देता। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकलता तो फिर मैं अपने पत्नी के कमरे में चला जाता। इस खेल को कई दिन हो चुके थे, अब तक मेरी पत्नी को शक नहीं हुआ था। इन सारे खेल में मुझे तो बस जो बात अजीब लगी थी वो ये थी कि मेरा नौकर कमरे में जाते हुए रस्सी लेकर क्यों जाता है। 1-2 बार मैंने उससे पूछा भी था कि इस रस्सी का क्या मतलब है जो तुम रोज कमरे में अंदर लेकर जाते हो, तो मुझे रामू की बातों से टाल मटोल कर देता और कहता आप नहीं समझोगे, फिर समझाऊंगा, और फिर चुप हो जाता। मुझे अपनी पत्नी से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके साथ इतना गलत हो रहा था, जो कि भगवान की नज़र में मैं बहुत ही बड़ा पापी आदमी बन चुका था और पत्नी के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था। लेकिन मैं क्या करता? अगर मेरा राज किसी भी आदमी को पता चल जाता तो मेरी बहुत ही ज़्यादा जग हंसाई हो जाती। लोग हमारे खानदान और उनकी नस्लों तक को ना छोड़ते। सिर्फ रामू पर मुझे यकीन था ये राज मरते दम तक भी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वह बरसों से मेरे साथ था और इससे पहले उसके बाप दादा भी हमारे हवेली में काम किया करते थे। इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपनी इज्जत उसके हवाले कर दी। मैंने यही सोच रखा था कि जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मैं फिर उसको रोक दूंगा, लोगों की नज़रों में एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा, तो यही काफ़ी होगा। एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरा दिल चाहा कि आज मैं अपने कमरे में जाऊं, तो मैं रामू को रोक दिया और कहा कि मैं अपने कमरे में जाऊंगा। वह बड़ी इज्जत के साथ सर हिलाते हुए वहां से चला गया। मैं कमरे में जाकर अपनी पत्नी से बातें करने लगा। थोड़ी देर के बाद ही उसने मुझसे पूछ लिया, आज आप रस्सी लेकर क्यों नहीं आए? तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि उस कमरे में वे दोनों रस्सी से क्या करते हैं। मैंने बात को टालने की कोशिश की और इधर उधर की बातें करने लगा। दिल में पक्का इरादा था कि मैं अपने नौकर से पूछूंगा, फिर बात में मेरे दिमाग से निकल गई। वह सिलसिला यूं ही चल रहा था। 3 महीने के बाद जब मेरी पत्नी ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो खुशी के मारे मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। आखिरकार दुनिया वालों की नज़रों में मैं अब पूरा आदमी हो चुका था और इसका प्रमाण पत्र भी अब मुझे मिल गया था। जिस दिन मुझे ये खुशखबरी मिली
उस रात मैंने रामू को कमरे में जाने से रोक दिया था। मैं खुद कमरे में जाना चाहता था। रामू ने मुझे सिर्फ यही कहा, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये रस्सी भी साथ ले जाएं। मेरी कोई भी बात सुने बगैर उसने वह रस्सी मुझे थमाई और खुद वहाँ से चला गया। मैंने वह रस्सी फेंक दी और कहा, भला उसका क्या काम। मैं दूसरे नौकर से कहकर मिठाई मंगवाई और कमरे में रस्सी लेकर जाने के बजाय मिठाई लेकर चला गया। मैं कमरे में जाते ही अपनी पत्नी को मिठाई खिलानी चाहिए तो वह चौंक कर कहने लगी, अभी कुछ देर पहले ही तो आपने मिठाई खिलाई है, अब फिर से ये मिठाई खिला रहे हो। तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो अभी उसके कमरे में आया ही नहीं हूँ, तो उसको मिठाई किसने खिला दी। रामू को तो मैंने कमरे में आने ही नहीं दिया था, फिर ये किसकी बात कर रही है। मैंने खैर उस मामले पर इतना जोर नहीं दिया, समझा दिया कि किसी नौकर वगैरह ने उसको मिठाई खिलाई होगी और उसने धोखे से मुझे समझ लिया होगा। मैं उसको मुबारकबाद देने लगा तो वो मुझसे कहने लगी, आप फिर आज रस्सी लेकर नहीं आए। आपको दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, आप बातें क्यों भूलने लगे हैं। रस्सी का नाम सुनकर मैं फिर से चौंक गया। आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या काम था जो रस्सी से किया जा रहा था। अगर मैं उससे पूछता तो वह शक में पड़ जाती, और अगर उस टाइम में बाहर जाकर रामू से पूछता तो भी मेरी पत्नी मुझ पर शक करती। मैं बाहर क्या करने जा रहा हूँ। रामू भी शायद अपने क्वार्टर में चला गया था। अच्छा था कि मैं उसको फिर से किसी बातों में उलझा देता और बहाना बना देता। मैंने यही किया। मैंने अब सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी के कमरे में रोजाना जाऊंगा, लेकिन जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती उसको रोज नींद की एक गोली दे दिया करूंगा। आज भी मैं यही प्लानिंग की थी। इसलिए जब वह दूध पीने लगी तो मैं नज़र बचाकर उसको दूध में नींद की दवाई मिला दी थी। सुबह दिन चढ़े तक वह सोती रही, जबकि कभी ऐसा नहीं होता था। मुझसे जल्दी जाग जाती थी। मैं उठा तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। मैं बाहर निकलकर देखा तो वह अपनी लकड़ी के सहारे चलती हुई आंगन में जा रही थी। मैंने सोच लिया शायद सुबह की हवा खाने जा रही है, इसलिए बाथरूम के तरफ बढ़ गया। मैं नहा धोकर बाहर आया तो वह भी आंगन में ही थी, और ये देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वह रामू से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि रामू की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से फ्लर्ट करने की। ये बात ठीक है कि वो मेरी मर्जी से ही मेरे कमरे में जाता रहा, लेकिन अब जब मैंने उससे मना कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं बनता कि वह मेरी पत्नी के साथ बातें करे। मैंने उन दोनों के पास जाते ही अपनी पत्नी को कहा कि तुम कमरे में जाओ, मुझे रामू से कुछ बात करनी है। वह कमरे में चली गई तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ रामू को मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम मेरी पत्नी से इतना फ्रैंक होकर बातें क्यों कर रहे थे। मेरा इतना गुस्सा देखकर पहले तो वह हैरान रह गया, फिर एकदम ही जैसे उसकी आंखों में भी खून उतर आया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मैं आपकी पत्नी से फ्रैंक होकर बातें कर रहा था, और उसकी हिम्मत भी मुझे आपने ही दिलाई है। अगर मैं रात के अंधेरे में उससे बातें कर सकता हूँ तो क्या मैं दिन के उजाले में उससे बातें नहीं कर सकता। उसकी इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे बहुत ज़्यादा मारा तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया और कहने लगा, तुम भूलो मत, आपका मेरे पास एक राज है, और अगर ये राज मैंने किसी को भी बता दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। अच्छा होगा कि पहले अपनी समस्याओं पर ध्यान दोगे। उसकी बातें सुनकर तो मेरे सामने जैसे आसमान और ज़मीन घूमकर रह गए थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि रामू मेरे साथ ऐसा करेगा। जिस पर मैंने इतना भरोसा किया था वही मेरे दिल को तार तार कर दिया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। वह कहने लगा कि अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा और आप मुझे मना नहीं कर पाओगे। अगर करोगे फिर उसके अंजाम की जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। मैं उसकी धमकी देखकर चुप हो गया और मैं यही खड़ा होकर देखता रह गया। रात को जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने वाला था तो सामने चला आया और मुझे रोकते हुए कहने लगा कि नहीं, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। अब तो मैं अपने नौकर रामू के हाथों का कठपुतली बनकर रह गया था। उसको कैसे रोक सकता था। मैं सब्र के घूंट पीकर रह गया और मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे में चला गया। आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि पहले तो मेरी परमिशन से मेरे कमरे में जाता रहा और आज बिना परमिशन का गया था। मेरा खून खोल रहा था। गलती भी तो मेरी थी। मुझे उसे अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए था। वह आज मेरे मुंह को आ गया था, जाने क्यों। लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी पर भी शक होने लगा था कि वह जानबूझकर नाटक कर रही है। उसे शायद रामू पसंद आ गया था।
वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे अभी तक शक ना हुआ हो और पता ना चला हो रोज रात को उसके कमरे में आता कौन है। मैंने अपनी पत्नी और रामू दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी तो मैं अक्सर ही देखने लगा वे दोनों इकट्ठे बैठे बातें कर रहे होते और हंस रहे होते। अब रोज रात को यही होता था। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने लगता रामू मुझे रोक देता और खुद मेरे कमरे में चला जाता, बल्कि अब तो वह दिन के टाइम भी यही करने लगा था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पत्नी के पास रहने की कोशिश करता। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। वह मुझे कहने लगा, ये बच्चा मेरा है तो मैं अपने बच्चों को और तुम्हारी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, तुम उसे डिवोर्स दे दो। मैंने मना कर दिया, ऐसे कैसे कर सकता था। उस बच्चे के खातिर तो ये सारा खेल रचाया गया था, फिर अब कैसे उसे किसी और को सौंप सकता था। और सिर्फ बच्चा ही नहीं, अपनी पत्नी को भी उसके साथ जाने देता। जो बेइज्जती मेरी पहले नहीं हुई अब हो जाती। लोग कहते रमेश ठाकुर अपनी पत्नी को भी ना संभाल सका और वह एक नौकर के साथ भाग गई। मैं किसी भी तरह ये नहीं होने दे सकता था, लेकिन मैं उसको मना कर देता तो भी वो मेरी बात नहीं सुनने वाला था। इसलिए अब मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे थोड़े दिन अपने कमरे में सोने का मौका दो। मैं अब उसे कोई नसीहत नहीं देना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया कि अब जैसे भी करके रामू से पीछा छुड़ाना है। मैं अब उसको जड़ से ही सफाई कर देना चाहता था ताकि मेरी राज किसी को भी पता ना चले और यह हमेशा के लिए उसके सीने में दफन हो जाए। मैं उसकी बेखबरी में ही उसे जान से मार देना चाहता था। इसलिए जब रात को मेरे कमरे में चला गया तो मैं भी हाथ में चाकू दबोचे उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया तो अंदर का मंजर देखकर तो मैं अपनी जगह सुन्न होकर रह गया था। ये सब क्या था जो मैं देख रहा था। मैंने देखा एक कुर्सी पर रामू रस्सियों से बंधा हुआ था और मेरी पत्नी आराम से बेड पर सो रही थी। ये क्या चक्कर था। अचानक आहट की आवाज़ सुनते ही मेरी पत्नी उठकर बैठ गई। रामू की भी आंख खुल गई थी। मेरी पत्नी ने उससे पूछा कि रामू मेरे कमरे में कौन आया है, तो वह कहने लगा, मालकिन आपके पति आए हैं। मैं तो जैसे पागल होने वाला ही हो गया था। मैं जल्दी से उसको रस्सियों से खोला और कहने लगा कि भगवान के वास्ते मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वरना मैं तो सोच सोच कर ही मर जाऊँगा। रामू कहने लगा कि जब आपने मुझे पाप के तरफ धकेला था, इस कमरे में आने को कहा था, मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मेरी आदत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी के साथ भी गलत कर सकता। इसलिए मैं रस्सी लेकर कमरे में चला गया। मैं आते ही मालिक को सारी बात बता दी। मैंने ही उनको ये राय दिया था कि वह मुझे रस्सी से कुर्सी पर बांध दे और खुद बेफिक्र होकर सो जाए। हम दोनों आपको सबक सिखाना चाहते थे तब तक, जब तक कि आपको एहसास ना हो जाता कि आप कितना गलत कर रहे हैं। रोज रात मैं कमरे में आता और मालकिन मुझे रस्सियों से बांध देती। ये मैं इसलिए करता था कि मैं भी तो एक इंसान था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने हवस के हाथों भटक कर कुछ गलत कर बैठूं। इसलिए रस्सियों से बंधे रहना ही अच्छा समझता था। कभी मालकिन को मैंने नज़र उठाकर नहीं देखा तो उनको छूना तो दूर की बात थी, वह प्रेगनेंसी वाली बात भी झूठी थी। हमारा आपस में बात करना और हंस हंस कर बातें करना सिर्फ वह इस वजह से था कि आपको एहसास हो जाए। हम चाहते थे कि किसी दिन आप खुद चलकर इस कमरे में आएं और सारा मंजर देखें। मेरी पत्नी दुखी होकर कहने लगी, माना कि मैं अंधी हूँ, लेकिन मेरा एहसास इतना तेज है कि मैं अपने पति और किसी दूसरे आदमी की खुशबू से ही फर्क कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले से सब कुछ बता देती तो आज इस सारे ड्रामे की नौबत ही नहीं आती। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं फैसला कर लिया कि मैं तुमसे डिवोर्स लेकर रहूँगी। ये सब सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। मुझे तो कई दिनों से एहसास हो रहा था, लेकिन अब ये एहसास प्यार में बदल गया था। मैंने कितना गलत किया। मैंने उसे सच तो बता सकता था, लेकिन मैं डर गया था। जो मुझे करना चाहिए था वह रामू ने कर दिया। सच बताया और हिम्मत से काम लिया। काश ये हिम्मत मैंने जुटाई होती, आज ये सब ना हुआ होता। मेरी पत्नी कहने लगी, जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की, अगर वह सब कुछ सच हो जाता तो और रामू की जगह कोई और गलत काम इंसान कर बैठता तो मैं जीते जी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। जो गलती तुमने की है उसका कोई जवाब नहीं है। अगर अभी तक यहाँ पर थी तो सिर्फ इसी वजह से कि किसी दिन तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। आज वह दिन आ गया है और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ।
तुम फिक्र मत करो, लोग तुम्हें बुरा भला नहीं कहेंगे, सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे। एक इज्जतदार रमेश ठाकुर की पत्नी थी जो कि उसे छोड़कर चली गई जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उस मोहब्बत थी। मगर शायद ये मेरी सज़ा थी, न जाने कितनी लंबी थी, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे माफ़ करने पर तैयार नहीं थी। हो सकता था कि भविष्य में कभी उसका दिल बदल जाता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।